अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने डिस्कस करना है आज 2011 का इंटीरियर सिन का पेपर। ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़। तो आपने ये ऑर्गन जो है डायग्राम के अंदर कभी देखा होगा, एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है, इसका नाम है लिवर। लिवर के बारे में कहा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और इसके दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट लोब्स होते हैं, दो पीसेस में डिवाइडेड होता है। लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री? बिकॉज ज़्यादातर काम जो है बॉडी के वो लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। लिवर बहुत सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं, इन्हें स्टोर भी करता है, सप्लाई भी करता है, वाइटामिन्स को स्टोर करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिवर कंट्रोल करते हैं। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है बॉडी का। इवन आपने बाइल का नाम सुना होगा, वो बाइल स्टोर तो गॉल ब्लैडर करता है जो कि इसके नीचे होता है, लेकिन बनाकर जो है वो लिवर देता है। पेनक्रियाज यहाँ पर मौजूद होता है ग्लैंड। अच्छा, पेनक्रियाज जो है ये दो तरह का ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन भी है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी। ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जो डाइजेशन के काम आता है और इससे दो हार्मोन भी आते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में होता है। ये अगर ब्रेन है हमारा तो इसके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, दिस इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से मल्टीपल हार्मोन्स आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड ये नेक के अंदर मौजूद होता है। ये बटरफ्लाई शेप इस तरह का ग्लैंड होता है और थायराइड ग्लैंड से तीन हार्मोन्स आते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3, T4 मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम को, एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसे बोन्स में जाकर जमा करवा देता है। और इसके पीछे, थायराइड के पीछे, अगर ये आगे वाली सरफेस है तो जब आप इसके पीछे जाके देखेंगे तो चार छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। ये कहलाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इनसे पैराथायरॉयड हार्मोन आता है। जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन आता है और बोन से जो कैल्शियम जमा है बोन में उसको तोड़ कर ब्लड के अंदर लेकर आता है। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन डैश एंड डैश आर इन्वॉल्व। इंस्पायरेशन जो है ये हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, उसका एक स्टेप है। दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन सांस बाहर छोड़ना। तो जो इंस्पायरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और किस काम आती है एनर्जी, कहाँ लगती है एनर्जी? तो एनर्जी लगती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई मसल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको ATP रिक्वायर्ड होता है। अब ये पूछ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कौन कौन से मसल, ये सारे मसल्स के नाम हैं। तो देखिए, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, भले आपको बाकी मसल्स का नाम पता हो लेकिन इस मसल का नाम तो आपको पता होना चाहिए, डायफ्राम। ये तो लाजिम व मलजूम ये एक मसल है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। अगर ये हमारे लंग्स हैं, ये अगर यहाँ पे लंग्स मौजूद है, ठीक है, तो ये मसल जो है जो कि इस तरह का होता है, दिस इज़ डायफ्राम। और ये जो लंग्स जो है ये इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये डायफ्राम जो है ये तो लाजमी रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है और रेस्पिरेशन के इस वाले स्टेप में, इंस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है। अब जब ये पता लग गया आपको तो इसका मतलब ये दो हमारे आंसर्स नहीं है। ये जो ट्रेपीजियस मसल होता है ये आपके कंधे में होता है, पीछे, कंधे के पीछे वाला हिस्सा जो होता है हमारा, यहाँ पर मौजूद होता है ये ट्रेपीजियस मसल। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये आपके आर्म के अंदर होते हैं। जो ह्यूमरस है ये अगर आपका हाथ है, ठीक है, ये इसका फोर आर्म है, तो ये वाला मसल जो है ये बाइसेप होता है, पीछे वाला मसल ट्राइसेप होता है। डेल्टॉइड मसल जो है ये भी हमारे शोल्डर पर होता है। ये अगर शोल्डर है हमारा तो यहाँ पर ये वाला मसल जो है ये डेल्टॉइड होता है, ठीक है, और बैक पे हमारा ट्रेपीजियस होता है। तो डेल्टॉइड अगर यहाँ पर है तो ये रेस्पिरेशन के अंदर तो आएगा नहीं, बट चूंकि आपको ये बात नहीं पता तो आपको ये पता है, इतना पता है कि बस डायफ्राम और डायफ्राम जो है वो लाजिम है। अब ये इंटरकोस्टल मसल क्या है? तो आपको पता है कि हमारे पास सेंटर में एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, और इस स्टर्नम से अटैच होती हैं हमारी रिब्स, ठीक है। तो रिब्स के दरमियान की जो स्पेस है ना, ये वाली स्पेस, दिस इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। और इस स्पेस में इस तरह से मसल्स लगे हुए होते हैं। ये एक रिब से दूसरी रिब में जो है ये आकर मसल लग रहा है। ये छोटे छोटे मसल्स जो हैं ये चूंकि इंटरकोस्टल स्पेस में हैं तो ये मसल्स कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल। आपने दो तरह के पढ़े होंगे, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक कहलाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के अंदर। तो आप जब इंस्पायर करते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आता है
और ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये जो रिब्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये बेसिकली ये वाले मसल्स हैं जो कि इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो एक तो ये मसल्स काम कर रहे हैं, और आपके लंग्स नीचे की तरफ जाते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपका ये जो डायफ्राम है ये इन्हें खींचता है नीचे की तरफ। तो ये दो मसल्स हैं जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं इंस्पायरेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एक्सेस वाटर इज फोर्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू। देखिए इस पूरी लाइन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है ड्रॉपलेट, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर मैं कर दूं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, तो आपके आंसर में आ जाएगा ये और ये। लेकिन चूंकि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट है तो ये और ये आंसर नहीं है, हमारा एक्चुअल आंसर है ये। देखिए ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्लांट्स के पास हमारी तरह, जिस तरह हमारे पास भी कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर होता है तो हम में स्वेटिंग होती है, पानी को हम निकाल देते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के पास भी जब एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो भी पानी को निकालते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर लूज करने का प्रोसेस है ये दो तरीक़ों से होता है। अगर तो पानी भाप बन के निकल रहा है, वेपर की फॉर्म में जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ये तीन तरीकों की ट्रांसपायरेशन होती है। मेनली लीव्स से होती है, लीव्स के अंदर ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। फिर लीव्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जो लिपिड से बनी होती है। ऑल्दो लिपिड और पानी की नहीं बनती, तो ये पानी को बहुत हद तक तो रोक लेता है, लेकिन कुछ अमाउंट वेपर का जो है वो इस क्यूटिकल से भी चला जाता है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर ये लीफ है, ये लीफ का कट सेक्शन है, ये लीफ था, इसको हमने यहाँ से काटा, ठीक है, और हम इसका ये छोटा सा पीस देख रहे हैं। तो ये ऊपर वाली लेयर है जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाली लेयर है जिसे आप लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल कहलाते हैं, और इनके दरमियान स्टोमेटा होता है। तो ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है ना, ये कवर्ड होती है एक अदद लिपिड की लेयर से, ये कहलाती है क्यूटिकल। चूंकि लिपिड और पानी की नहीं बनती तो ये पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ अमाउंट फिर भी इसके थ्रू चला जाता है। दैट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिसल्स क्या होते हैं, जो ओल्ड स्टेम है उसके अंदर कहीं कहीं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सेल्स टाइटली पैक नहीं होते बल्कि लूजली अरेंज होते हैं और उनके दरमियान खाली जगह होती है, तो वहाँ से भी कुछ वेपर जो हैं वो चले जाते हैं। तो ये तीन तरह की ट्रांसपायरेशन है। अच्छा, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं गटेशन। गटेशन के अंदर जो पानी प्लांट्स निकालते हैं वो वेपर की फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। और अगर ये लीफ है तो गटेशन जो है वो लीव्स के बिल्कुल किनारों पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इन ओपनिंग्स को कहा जाता है हाइडाथोड्स। इनके थ्रू ये पानी जो है ये निकलता है। गटेशन जो है ये आपने नाइट टाइम पे नोट की होगी, क्योंकि दिन में ट्रांसपायरेशन होती है, नाइट में नहीं होती। तो नाइट में प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर जो निकालते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। आपने ग्रास पे देखा होगा वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, तो ये कहीं आसमान से नहीं आते, ये प्लांट से ही निकलते हैं और उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग्स हाइडाथोड्स कहलाती हैं जिनके थ्रू एक्सेस वाटर लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थर्ड चैप्टर से है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के, ये हार्मोनल सिस्टम से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो सीक्रेट होता है बाय एड्रेनल मेडुला। ये हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज एड्रेनल ग्लैंड। अब इस एड्रेनल ग्लैंड को अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो इसका एक हिस्सा होता है आउटर, ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये आउटर रीजन है, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, और इसका एक रीजन अंदर वाला है, दिस इज नोन एज मेडुला। ये कह रहे हैं कि एल्डोस्टेरॉन आता है अंदर वाले हिस्से से, जबकि एल्डोस्टेरॉन आता है बाहर वाले हिस्से से। एल्डोस्टेरॉन कॉर्टेक्स से आता है। मेडुला से जो हार्मोन आते हैं वो दो हैं, एक का नाम है एड्रेनलिन या इसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन, ये इमरजेंसी हार्मोन है, और दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, या नॉर एपिनेफ्रीन। दूसरी स्टेटमेंट क्या है भाई, पैराथॉर्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, मैंने इस वीडियो के शुरू में भी दिखाया था। तो मैंने कहा था थायराइड को जब आप पलट के देखते हैं या थायराइड के पीछे जाके देखते हैं तो आपको छोटे छोटे चार इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, दीज आर कॉल्ड पैराथायराइड। इनसे जो हार्मोन निकलता है वो कहलाता है पैराथॉर्मोन। थायराइड से नहीं आता, पैराथायराइड ग्लैंड से आता है, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। वेसोप्रेसिन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने कहा था बेस ऑफ द ब्रेन में, ये अगर ब्रेन है तो इसके बेस पे इस तरह का एक ग्लैंड है, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये इसका अगला वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज एंटीरियर, और ये इसका पिछला वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, इससे सिर्फ दो हार्मोन्स आते हैं, एक का नाम है ADH और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन,
ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या आता है, वेजोप्रेसिन। मैंने आपको बताया कि इससे 2 हार्मोन्स आते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है एडीएच जो है इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जिन लोगों को नहीं पता वो कहेंगे कि भाई इससे तो सिर्फ एडीएच आता है, लेकिन एडीएच को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वेजोप्रेसिन आता है पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। काम क्या होता है एडीएच का, एडीएच को कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका काम होता है यूरिन के अंदर पानी कम से कम जाने देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर रहे, तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन, इसके 2 काम हैं फीमेल्स के अंदर। एक तो ये करवाता है बर्थ के वक्त जो फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है जिसके अंदर बेबी होता है, उसके मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी आगे की तरफ पुश हो और बॉडी से बाहर आए, उसकी बर्थ हो। और दूसरा, जब बेबी सक करता है मेमरी ग्लैंड्स पे, तो मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिलीज करवाना, ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी स्टेटमेंट क्या है भाई, दोबारा एल्डोस्टेरॉन के ऊपर आ गई। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज करवाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, गलत, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज करवाता है, ठीक है, पोटेशियम नहीं, बल्कि ये तो पोटेशियम को कम करवाता है। पैराथॉर्मोन इंक्रीज करवाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, बिल्कुल गलत, ये रीअब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम। पैराथॉर्मोन का काम है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना ब्लड में। तो एक तो ये बोन से तोड़ तोड़ के लाता है, और दूसरा ये किडनी के पास जाता है और वहाँ के नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब करवाता है। चलो भाई, आसान सा क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन इज 206, ठीक है। तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आम लोग भी यही पूछते हैं क्वेश्चन। तो 206 हड्डियाँ होती है। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन स्केलेटन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेल और फीमेल में शायद बोन्स जो हैं वो बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होती तो यहाँ पर पूछते हैं कि ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल। अगर उन्होंने खाली ह्यूमन का, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो बराबर हैं। अलबत्ता कुछ बोन्स ऐसी हैं कि जिनके शेप में, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल का, लेकिन बोन का जो नंबर है ना वो बराबर होता है। यहीं पर मैं बता दूं, आपकी सबसे बड़ी बोन जो होती है वो आपकी थाई की होती है, जो रान की हड्डी होती है, दैट इज़ नोन एज फीमर, ठीक है। और जो सबसे छोटी हड्डियां होती हैं वो आपके कान में होती हैं। 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल बोन को कहते हैं, ऑडिटरी का मतलब सुनने वाली। तो ये वो हड्डियां हैं जो आपको सुनने में मदद देती हैं। ये 3 हड्डियां सबसे छोटी होती हैं हमारी। ओके, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय। अब ये मायोसिन कहाँ होता है, तो ये मसल के अंदर होता है। आपने मसल का बेसिक यूनिट पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा जब ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अब इस सार्कोमेयर के अंदर थिन फिलामेंट होते हैं बारीक बारीक से, और उनके दरमियान में थिक फिलामेंट होता है। तो जैसे ही आपको थिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं और बीच में ये मौजूद है थिक फिलामेंट, ठीक है। अब नज़र तो आता है डायग्राम के अंदर के 4 थिन हैं और उसके बीच में 1 थिक है, लेकिन एक्चुअली जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि एक ये मायोसिन है, एक मायोसिन के अराउंड जो है वो 4 नहीं बल्कि 6 थिन फिलामेंट होते हैं। चूँकि ये 2D डायग्राम है तो आपको पीछे वाला नज़र नहीं आ रहा, वो दूसरी तरफ होगा, इसके पीछे जाके देखेंगे तो वो वहाँ पर हमें मिलेगा। तो 3 इस तरफ होंगे और 3 इस तरफ होंगे, तो 6 होते हैं जो बेसिकली इसे सराउंड करते हैं। तो एक मायोसिन को 6 फिलामेंट सराउंड करते हैं। ये एक्टिन के फिलामेंट है जिनकी बात हो रही है। ओके, ब्लिंकिंग ऑफ आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आपकी आंख की तरफ कुछ फेंका जाता है तो फ़ौरन से आपकी आंख जो है वो ब्लिंक करती है। नेचुरली और नॉर्मली भी आपकी आंख जो है वो खुद ब खुद ब्लिंक करती है। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्सेस जो हैं ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो इनवॉलंटरी हो, यानी हमारे कंट्रोल में ना हो, ऑटोमेटिक हो, खुद से होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड इनका रिजल्ट होता है। यानी जब भी आपकी आंख की तरफ कुछ आएगा हमेशा आंख बंद होगी, ऐसा नहीं होगा कि आंख खुल जाएगी। कभी आप गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो ऐसा होता है कि आपका हाथ पीछे आता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हाथ गर्म चीज़ की तरफ जाए। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना ये प्री प्रोग्राम्ड है कि जब भी हाथ लगेगा हाथ पीछे ही हटेगा। तो ऐसे तमाम एक्शंस जो हैं ये रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं, ये तमाम बिहेवियर रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई जो है ये भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स की। बाकी ये इंशाल्लाह बिहेवियर वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा बाकी। ओके, पार्थिनोजेनेसिस चैप्टर नंबर 4 के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें पार्थिनोजेनेसिस का जिक्र है। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में जो है वो कहा जाता है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल है और ना ही ये स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर भी एक पेरेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर भी गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ना तो इसे स्ट्रिक्टली सेक्सुअल कहा जाता है, ना ही इन्हें स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल कहा जाता है। तो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर होता क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होगा, एनिमल बनाने के लिए आपको एक स्पर्म चाहिए होता है जो मेल से आता है और एक ओवम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इंसानों की बात करें तो स्पर्म में आधे क्रोमोसोम होते हैं 23, ओवम में आधे क्रोमोसोम होते हैं 23, इनसे मिलके बनता है जाइगोट जिसके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये जो फीमेल है इसकी ओवरी के अंदर ये एग पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एग पड़े हुए हैं। अब आपको पता है जो एग होता है उसके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये सारे एग कैसे हैं, ये सारे एग हैं हैप्लॉइड। अब इसमें होता क्या है कि या तो ये एग खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा न्यू एंट के अंदर, ये चूंटियों के अंदर बड़ा कॉमन है, ये न्यू एंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखें अगर ये अकेला न्यू एंट बनाएगा तो वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि उसके अंदर आधे क्रोमोसोम होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये हमेशा मेल होगा, यानी चूंटियों में जो मेल होता है उसके अंदर आधे नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चाहे मेल हो चाहे फीमेल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इनके अंदर ये एक स्पेशल सिस्टम होता है कि इनका जो मेल होता है उसके पास आधे क्रोमोसोम होते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि ये वाला ओवम और ये वाला ओवम ये आपस में फ्यूज़ हो गए और इनके फ्यूज़ होने से देखें आधे क्रोमोसोम इसमें से आएंगे आधे इसमें से आएंगे, तो ये एक नया सेल बनेगा कि जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम होंगे। ये बिहेव करेगा एज अ जाइगोट और इससे जो चूंटी बनेगी वो बेसिकली फीमेल होगी। तो फीमेल जो होती हैं इनकी वो डिप्लॉयड होती हैं और मेल जो होते हैं इनके वो हैप्लॉयड होते हैं। ये सिस्टम कहलाता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम। ये और भी इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस के जिसके अंदर सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, देखें इसको मेल की ज़रूरत नहीं है, इसके पास जो ओवम या एग पड़े हुए हैं उससे ये मेल भी प्रोड्यूस कर सकती है और ये फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो चूंकि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है तो ये सेक्सुअल कंसीडर करते हैं, लेकिन चूंकि गैमेट इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल कंसीडर करते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है या ये मिक्सचर है सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट। ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया क्वेश्चन है, तो एक एक करके। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 से भी लिया जा सकता है और चैप्टर नंबर 5 से भी लिया जा सकता है जहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। माइक्रोसेफेली वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर जो बेबी है उसका हेड उसकी बाकी बॉडी के हिसाब से छोटा होता है। तो आप अगर बच्चे को देखेंगे या जब बंदा बड़ा भी हो जाएगा ना तो आपको लगेगा यार इसकी जो बॉडी है ना वो इसके हेड के हिसाब से बड़ी है, यानी हेड जो है वो छोटा लग रहा है। तो ये फीमेल और मेल दोनों में होता है, तो ये फीमेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई सेक्सुअल डिफेक्ट नहीं है। पॉलीडेक्टाइली के अंदर क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसकी हाथों में या पैरों के अंदर 5 से ज़ायद उंगलियां होती हैं। तो फिंगर्स या तो 6 होंगी या 7 होंगी और टोज़ पैरों की उंगलियां जो है वो भी 6 या 7 होंगी। तो एक्स्ट्रा डिजिट्स जो हैं ये पॉलीडेक्टाइली कहलाता है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, देखिए हमारे जो होंठ होते हैं ये हमारे होंठ है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके होंठ में गैप होता है, ठीक है, ये ऊपर वाले होंठ में एक गैप है। सिमिलरली दिस इज नोन एज क्लेफ्ट लिप। पैलेट क्या है, पैलेट जो है हमारा ये हमारी नेजल कैविटी है, ये नोज़ है, यहाँ से हवा जाती है, ठीक है, और ये हमारा माउथ है और ये ओरल कैविटी है, यहाँ से खाना जाता है। इन दोनों के दरमियान ये दीवार है, ये आपके मुंह की छत है। दिस इज नोन एज रूफ ऑफ योर ओरल कैविटी, इसका नाम है पैलेट। पैलेट का काम होता है इन दोनों कैविटीज़ को सेपरेट रखना। कुछ बच्चों में क्या होता है, यहाँ पर एक अदद गैप होता है, ये सही से नहीं बना हुआ होता, तो इसमें गैप होता है और जब ये गैप होता है तो खाना जो है वो एयर के साथ जाने के चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये बीमारी कहलाती है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ये भी दोनों के अंदर हो सकती है, इसका ताल्लुक सेक्सुअल इश्यूज से नहीं है या सेक्स से नहीं है, फीमेल मेल दोनों के अंदर होती है। अब बच गए ये 2 सिंड्रोम, तो इनमें से एक मेल के अंदर होता है, एक फीमेल के अंदर होता है। क्लाइनफेल्टर जो है ना ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, ये मेल के अंदर होता है। इसमें होता क्या है, नॉर्मली मेल के पास 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसमें से 44 ऑटोसोम है, यानी ऐसे क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, और इसके पास एक एक्स होता है और एक वाई नॉर्मली। ये वाले जो मेल हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल होता है इसके पास 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होता है।
ऑटोसोम बराबर हैं, 44 होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम जो है उनमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, लेकिन इनके पास एक एक्स एक्स्ट्रा होता है। अब इस एक एक्स एक्स्ट्रा होने की वजह से मसला ये होता है कि इनके अंदर मिक्स कैरेक्टर डेवलप होते हैं, यानी फीमेल की तरह इनका ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होता है, तो ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है इनका, लेकिन इनके जो टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल और नॉन फंक्शनल रह जाता है। जब वो नॉन फंक्शनल होंगे तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। अब बच गया टर्नर। टर्नर जो है ना ये होता है फीमेल के अंदर, खाली फीमेल के अंदर, ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। नॉर्मली फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम है, यानी वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में एक जैसे हो, और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें एक्स और एक्स कहा जाता है। ये वाली जो फीमेल है इनके पास 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक कम होता है, लेकिन वो ऑटोसोम नहीं होता, ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल है। इनके पास 2 एक्स की जगह 1 एक्स होता है। दैट इज़ वाई इसे सेक्सुअल डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि मसला सेक्स क्रोमोसोम के अंदर होता है, ऑटोसोम के अंदर नहीं होता। अब इस 1 एक्स की कमी की वजह से होता क्या है, ये फीमेल जो है ये मेंटली तो सही होती हैं, थोड़ी सी वीक होती हैं, बाकी इनका शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, छोटा कद हो सकता है, इनकी नेक के अराउंड जो है वो स्किन के फोल्ड्स हो सकते हैं, इनकी जो ओवरी हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। जब नॉन फंक्शनल होती हैं तो इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, जब ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेबी जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो ये दोनों टर्नर सिंड्रोम की फीमेल और क्लाइनफेल्टर के मेल, ये दोनों स्टेराइल होते हैं, यानी ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन इज, देखिए अगेन ह्यूमन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, मेल फीमेल नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब दोनों में बराबर होते हैं। अच्छा, अब अगर इसके अंदर 46 होता ना तो स्टूडेंट देखते ही फ़ौरन चला जाता 46 के ऊपर, क्योंकि हमेशा पढ़ते हैं इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन देखिए इन्होंने आगे वर्ड यूज़ किया है पेयर। अगर इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 2-2 क्रोमोसोम की जोड़ियाँ होती हैं, तो ये बनते हैं 23 पेयर्स। ये 23 पेयर्स जो है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ 46 पेयर होता ना तो बच्चा फ़ौरन 46 देखते ही लगा देता, ये नहीं पढ़ता कि जोड़ी लिखा हुआ है आगे। तो ये लाजमी पढ़ा करें। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूछा जाए तो कई बार तो खाली नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि पेयर्स बता दें कितने हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे पेयर उसके आधे होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर ना एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम दिए हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लिएगा।